पॉलिटिक्स बुक के चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसके डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट टाइप के जो पॉलिटिकल सिस्टम इस समय दुनिया में मौजूद हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम मेनली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में है, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। एक फेडरल कंट्री के अंदर जहाँ की फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, वहाँ पर दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हम देख सकते हैं। एक तो वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जिनका इम्पोर्टेंस पूरे नेशन के ऊपर होगा, पूरे नेशन पर होगा, और जो भी उसकी फेडरल यूनिट्स है वहाँ पर भी उसका इम्पोर्टेंस होगा। दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होगी जिनका इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल पर उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर यानी कि फेडरल यूनिट के अंदर उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एक फेडरल कंट्री के अंदर हम दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ देख सकते हैं। अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड करता है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है उन्हें अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर करना होता है। लेकिन जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं और जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं उनको कुछ सर्टन स्पेशल फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है। एक तो ये दिया जाता है कि वो उनको अपना एक यूनिक सिंबल दिया जाता है जिसको उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का दर्जा दिया जाता है। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। वो क्राइटेरिया एक तो प्रोपोर्शन ऑफ वोट और दूसरा सीट काउंट्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने के लिए इन कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है। इसी तरह से स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के को रिकॉग्नाइज होने के लिए भी इसी तरह की कुछ कंडीशंस हैं। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो इसको हम समझ लेते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या कंडीशन है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट्स। दो कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। पहली कंडीशन जो जस्ट अभी हमने पढ़ी वो ये है कि लोकसभा का अगर इलेक्शन हुआ है तो जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उसका कम से कम 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। अगर लोकसभा इलेक्शन का क्राइटेरिया हम छोड़ें तो हम ये भी देख सकते हैं कि कम से कम 4 स्टेट्स ऐसे हों जहाँ की असेंबली इलेक्शन में उनको 6% वोट मिले हों। तो जो पहली कंडीशन है उसमें हमारे पास ऑप्शन है, या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट लेकर के आए या फिर 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में वो पार्टी 6% वोट लेकर आए। ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी जो है वो ये है कि इट शुड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 4 सीट उस पार्टी को जीतना ज़रूरी है। तो इन दोनों ही कंडीशन को जो फुलफ़िल करेगा, पहली 6% वोट इन लोकसभा या फिर 6% वोट इन 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन, और दूसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा में 4 सीट्स जीतना ज़रूरी है। ऐसा जो कर लेता है उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। एक स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लेकर के आ जाती है तो, और दूसरी कंडीशन है कि कम से कम 2 सीट वो उस इलेक्शन में जीते लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन दो चीज़ों पर, एक तो प्रोपोर्शन ऑफ वोट और दूसरा काउंट ऑफ सीट्स, इसके आधार पर डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी पार्टी
स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। अब हम इंडिया की जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारी बुक में दी गई है उनका थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप उनके सिंबल्स भी देख सकते हैं, यूनिक सिंबल जो उनको दिए गए हैं, और इसके अलावा हम उनकी आइडियोलॉजी को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और इसको 1885 में बनाया गया था। और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला था उसमें भी इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स में और इवन सेंटर में भी बहुत टाइम पीरियड तक इसकी गवर्नमेंट रही। 1977 तक तो ये रहा कि यही पार्टी नेशनल लेवल पर जीतती आई। उसके बाद 1980 से 1989 और फिर उसके बाद 1989 के बाद भी इसकी गवर्नमेंट बनी। फिर इसके बाद 2006 में से लेकर के 2014 तक यूपीए की जो गवर्नमेंट बनी उसमें कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेंट रोल प्ले किया। तो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक सेंटर में कांग्रेस का रोल रहा, कई स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी का रोल रहा। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो मेनली सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़, और जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इसके बारे में ये पार्टी ज़्यादा बात करती है। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इट वाज फाउंडेड इन 1980। अर्लियर इट वाज नोन एज भारतीय जनसंघ। पहले भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी होती थी, उसी को रिवाइव करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ जो है इंडिया की उसको प्रमोट करने की है, उसमें ये यकीन रखते हुए, और एक तरह का जो नेशनलिज्म को, कल्चरल नेशनलिज्म को फॉलो करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के कंप्लीट इंटीग्रेशन की बात करती है इंडिया के साथ, और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी रिलीजन के लोगों के लिए एक ही जैसे नियम कानून हों, उस मुद्दे पर ये बात करती है। और 1990s के बाद इस पार्टी का जो सपोर्ट है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ता गया, और कई स्टेट्स में से जीत मिली। इसके बाद सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट बनी 1996 के बाद, और 2004 तक गवर्नमेंट रही इनकी। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि फिर से 2014 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें, और फिर 2019 में जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को का गठबंधन बनाकर चलती है, उसमें इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है तृणमूल कांग्रेस। अब तृणमूल कांग्रेस के बारे में हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस समय तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और ये कांग्रेस का ही एक फ्रैक्शन है। और इसमें ममता बनर्जी जो है वो इस पार्टी की को लीड करती है। इस पार्टी ने बहुत ही संघर्ष के साथ जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर लेफ़्ट पार्टीज़ का जो लंबे समय तक शासन चला आ रहा था उसको ख़त्म किया, और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। अगली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड इन 1984 बाय कांशीराम, और ये मेनली दलित और आदिवासीज़, ओबीसीज़ और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। और जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, साहू महाराज, महात्मा फूले पेरियार, रामास्वामी नायकर, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। इस पार्टी का जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन फिर भी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर भी इस पार्टी के काफ़ी सपोर्टर्स हैं। इस पार्टी ने कई बार यूपी के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाई है, और सेंटर में भी कई बार इन्होंने
डोमिनेंट रोल प्ले किया है जब भी अलायंस की गवर्नमेंट बनी है। अगली पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ये भी हमारे यहाँ पर आज़ादी के पहले की पॉलिटिकल पार्टी है। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये खास करके आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसमें जो मार्क्स और लेनिन के जो विचार हैं उनको फॉलो करने वाली है। और ये समाज के अंदर इक्वलिटी को लाने की बात करती है और ख़ास करके वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। 1964 में इस पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ और उसकी वजह से ये पार्टी पहले से थोड़ा कमज़ोर पड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने कई बार जो अलायंस की गवर्नमेंट बनी उसमें रोल प्ले किया और कई बार इन्होंने जो रूलिंग पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट करके और गवर्नमेंट बनवाई। कांग्रेस की जो UPA गवर्नमेंट बनी थी उसमें इस पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, जो कि CPI से ही अलग होकर के बनी थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर और ये भी मार्क्सिज्म लेनिज्म में यकीन रखती है। ये कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी इनको प्रमोट करने की बात करती है। इसका जो मेन बेस है वो वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा के अंदर है और लंबे समय तक इसने बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर रूल किया। अब जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये भी कांग्रेस का ही एक फ्रैक्शन है और 1999 में शरद पवार जो इस पार्टी के लीडर हैं उन्होंने इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया और ये भी मेनली जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो करती है। डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म। मेनली इस पार्टी का जो महत्व है वो महाराष्ट्र के अंदर है और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि मेघालय, मणिपुर, असम, यहाँ पर भी इनका प्रभाव है। चलिए अब एक बार स्टेट पार्टीज़ की हम बात भी कर लेते हैं। स्टेट जो पार्टीज़ हैं उनका इंडियन पॉलिटिक्स में दिन पर दिन महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जब कि एक ही पार्टी थी जो सेंटर और स्टेट दोनों में डोमिनेंट रोल प्ले करती थी और एंड दैट वाज कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद कई सारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो उभर कर के आई और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में अपना इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब कई बार ये कंडीशन बनी है इंडिया में कि नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है उसमें भी ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है। कई सारे अलायंसेस जो होते हैं उसमें शामिल होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के गवर्नमेंट बनाना भी मुश्किल हो जाता है। मेनली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में डोमिनेंट, वैसे तो 700 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में मेनली उसका बेस है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल है, समता पार्टी है, शिवसेना है, जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भारत के अंदर नेशनल लेवल पर भी बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चैलेंजेस है वो क्या हैं। कई बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो कई बार दिक्कतें आती है तो जो कॉमन मैन है वो इन सब दिक्कतों की वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठहराते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ही डेमोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और उनको जो मेनली क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो ये आरोप लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि उनके अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि कुछ ही लीडर्स जो होते हैं उनके हाथ में सारी पावर्स होती है और वही पार्टी को रूल करते रहते हैं। पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उनकी राय नहीं ली जाती, उनको इग्नोर कर दिया जाता है और इस तरह से जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और कुछ ही लीडर्स अपने मन के मुताबिक पार्टी को आगे बढ़ाते रहते हैं।
इवन कई बार तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भी नहीं करते हैं, और जिसको वो चाहें वो अध्यक्ष वगैरह बना देते हैं अपनी पार्टी के। और इस तरह से वहाँ पर जो आम कार्यकर्ता हैं उनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है। इसी का दूसरा पहलू ये है कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर कि कुछ ही लोगों का महत्व है, कुछ ही लोगों ने उस पार्टी पर पकड़ बना रखी है, लेटर ऑन वो एक फैमिली ही उसको उस पार्टी को कमांड करने लगती है, और धीरे धीरे एक परिवारवाद उसमें आ जाता है कि पिता के पास अगर पार्टी की कमान रही तो बाद में उसके बेटे या बेटी के पास पार्टी की कमान आ जाती है, और ऐसे ही आगे, और इसी तरह से उसी फैमिली का जो कंट्रोल है वो पार्टी के ऊपर बना रहता है। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस तरह के डायनेस्टिक सक्सेशन वाली इस डीमेरिट का शिकार है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब अगली बात है कि मनी एंड मसल पावर। एक जो आरोप लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, वो लगता है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए जीतेंगे तभी उनकी गवर्नमेंट बनेगी, तो सभी पार्टीज़ इलेक्शन जीतने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो कई बार इन कोशिशों में वो गलत तरीक़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और मनी और मसल पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खूब सारा पैसा इसको गलत तरीके से बहाया जाता है, ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता है जहां नहीं किया जाना चाहिए। और कई बार जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको भी इलेक्शन में टिकट दे दिया जाता है। ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, उन्हें लगता है कि शायद ये क्रिमिनल होने के बावजूद भी इस जीत जाएगा, तो वो उसको उसको कैंडिडेट अपना बना देते हैं। तो मनी और मसल पावर, ये एक बड़ा आरोप लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। अगला जो आजकल देखने में आ रहा है वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। कई लोगों का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन से पहले तो वो ऐसा लगता है कि वो अलग अलग बातें कह रही है और उनके अंदर हमें डिफरेंस देखना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत करके आती है और गवर्नमेंट बनाती है तो ऐसा लगता है कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी उसकी पॉलिसीज़ में और अभी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है उनकी पॉलिसीज़ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फंडामेंटली जो पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, खास करके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, चाहे पार्टी 1 हो, 2 हो या 3 हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आती है वो काम उसी तरीके से करती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए जो चॉइस है वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी जीते लगभग एक ही तरीका उनका काम करने का होता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी तक जो किया गया है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ने या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक लॉ बनाया गया जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि इलेक्शन के बाद जो भी एमपी या एमएलएज होते थे वो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेते थे, और जहां उन्हें फ़ायदा दिखता था, जहां उन्हें लगता था कि कहीं पर उन्हें कुछ पोस्ट मिल जाएगी, या कई बार ये आरोप लगते थे कि उनको कहीं से कुछ पैसे मिल जाएंगे और कोई प्रॉफिट होगा, तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देते थे। ऐसा जब बहुत होने लगा तो लगभग 1986-87 के आसपास एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें ये किया गया कि अब कोई भी एमएलए या एमपी जो इलेक्शन जीत के आया है, अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसको अपनी एमएलए या एमपी की सीट भी छोड़नी होगी, दोबारा से इलेक्शन होगा। इस तरह से इस डिफेक्शन पर, यानी कि दल बदल करने के ऊपर रोक लगाई गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़रूर कर दिया है कि इलेक्शन लड़ने से पहले सभी कैंडिडेट्स को जब वो अपना नॉमिनेशन जमा करेंगे उस समय एफिडेविट ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस देना होगा।
उन्हें बताना होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। इससे ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आती है और ये पता लग जाता है कि एक लीडर एक कैंडिडेट जो आज इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास आ जाए। तो ये एक तरह का डेटरेंस का काम करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका हमें देखने को नहीं मिलता। इससे बहुत ज़्यादा रोक लगी हो, इस तरह की गलत व्यवहार पर इसकी हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक अपना ऑर्डर पास किया है, जिसके ज़रिए बताया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करना ज़रूरी है और इनकम टैक्स फाइल करना भी ज़रूरी है। हम जानते हैं कि सभी इलेक्शन जो लड़ने वाली पार्टीज़ हैं वो सब फंड इकट्ठा करती है, यानी कि लोगों से चंदा इकट्ठा करती है। पहले वो उस चंदे का हिसाब किताब टाइम पर नहीं दिया करती थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बना दिया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इनकम का, अपने चंदे का हिसाब किताब देना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इस तरह से उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और कुछ स्टेप ऐसे हैं जिनका हम सजेशन दे सकते हैं, अगर वो भी किए जाएँ तो शायद इनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। जैसे एक उपाय जो हमारी बुक में दिया है, टू मेक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑब्जर्वेंस। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें और उसको ठीक से ऑब्ज़र्व करें, यानी कि उसको पालन करें, तो हो सकता है कि उनके अंदर जो भी डीमेरिट्स हैं वो ना आए और पार्टी जो है वो किसी एक परिवार या किसी एक ही लीडर की गिरफ्त में ना आ जाए, पार्टी के अंदर सभी का इम्पोर्टेंस बना रहे। दूसरा एक ये भी दिया जाता है कि 1/3 टिकट जो है वो विमेन कैंडिडेट को दिए जाएं। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा डिसाइड कर लें कि वो अपनी जितनी भी कैंडिडेट्स खड़ा करना चाहते हैं इलेक्शन में, उसकी 1/3 विमेन को देंगे सीट्स लड़ने के लिए, तो इससे उनके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर जो डीमेरिट्स है वो कम होगी, उसमें सुधार की गुंजाइश आएगी। इसके अलावा स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन, ये भी एक उपाय है। अगर स्टेट फंडिंग कर दी जाए तो उससे ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है इधर उधर से लोगों से, कई बार गलत तरीके से भी वो पैसा लेते हैं, तो ये सब होना बंद हो जाएगा। और अगर सरकार खुद ही इलेक्शन के लिए पैसे देने लगे तो इससे एक हिसाब जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। जितना पैसा दिया है उसका हिसाब उनको देना होगा इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट को। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस तरह से इन पर रोक लगाई जा सकती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो रिफॉर्म की जा सकती है। लेकिन लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस बना दिए जाएंगे, उनको बिल्कुल फ्रीली वर्क नहीं करने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद अपने अंदर रिफॉर्म करें, इम्प्रूवमेंट लाए और धीरे धीरे वो मोर डेमोक्रेटिक वे में काम करें। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? राइट एन अकाउंट ऑन Indian national political parties. Explain the challenges to political parties. What steps have been taken to reform political parties? इन क्वेश्चंस के साथ ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चंस को, आंसर को आसानी से वीडियो को देख करके भी और बुक के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।